हेलो एंड वेलकम टू द चैनल एम विद राकेश। मेरा नाम है आंचल त्यागी। ये है हमारी यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए जो कोर्स शुरू किया गया है उसी की सीरीज में डे 3 वीडियो, जिसमें आज बात करने वाले हैं हम एनिमल रिप्रोडक्शन के बारे में। एनिमल रिप्रोडक्शन का जो पार्ट है जो हमारे सिलेबस में कवर है उसमें कुछ पार्ट ह्यूमन रिप्रोडक्शन का है। फ्रॉग एंड रैबिट को भी उसमें इंक्लूड किया गया है। अब टीजीटी और पीजीटी हम उसके लिए कॉमन एक हमने क्रैश कोर्स शुरू किया है जो कि 30 डेज तक चलेगा। लगभग हर एक दिन हम 10 क्वेश्चंस एक किसी टॉपिक के उठाकर सोल्व कर रहे हैं। तो अगर हम 30 दिन तक लगातार 10-10 क्वेश्चन भी सोल्व करेंगे तो हमारे पास लगभग 300 क्वेश्चन हो जाएंगे। और आई एम डैम श्योर कि उस 300 में से एटलीस्ट 50 क्वेश्चन तो आपको पेपर में देखने के लिए मिलेंगे। अगर 50 क्वेश्चन आपको एक पढ़े हुए एक ऐसे टॉपिक से देखने के लिए मिल रहे हैं जो भी अपने हाल फिलहाल एक ही महीने में डिस्कस किया है या फिर पढ़ा है, तो मेरा मानना है कि चीज़ें आपके लिए एग्जाम हॉल में बैठकर थोड़ी आसान हो जाएंगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, नोटिफिकेशंस के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। क्योंकि बच्चों का बोलना था कि मैम नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा है जब आपका अपलोड होता है चैनल पर वीडियो, तो उसके लिए टेलीग्राम चैनल अगर आप ज्वाइन करेंगे तो वहाँ पर नोटिफिकेशन आपको मिल जाता है। एक हमारा ऐप है एम कृति, उसको डाउनलोड करें क्योंकि सारी जितने भी पीडीएफ हैं आपको वहां पर देखने के लिए मिल रही हैं। वीडियो को अंत तक देखें। 10 क्वेश्चन हैं और इन 10 क्वेश्चन में या जो हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर एटलीस्ट अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं तो आप 2 से 3 क्वेश्चन जरूर यहाँ आसानी से सोल्व कर पाएंगे। शुरू करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। टॉपिक जो आज हमने लिया है वो एनिमल रिप्रोडक्शन है, ये मैं पहले आपको बता चुकी हूँ। द फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन अकर। अच्छी बात आज की वीडियो में ये है कि आज मैंने क्वेश्चंस हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में ट्राई किए हैं रखने के लिए, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे बोल रहे थे कि मैम अगर आप हिंदी में रखेंगे तो हम भी उसका आंसर दे पाएंगे क्योंकि हम हिंदी मीडियम से हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन है द फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन अकर। मानव में निषेचन होता है, यहाँ मानव की बात की गई है। ठीक है, तो एट द जंक्शन ऑफ इनफंडिबुलम एंड एम्पुला, एट द जंक्शन ऑफ स्थमस एंड फंडस, एम्पुला या सर्विक्स। ओके, सबसे पहले अगर आपको देखना है कि ये कहाँ पर फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो आपको सारी ये जो टर्म्स यहाँ पर लिखी गई हैं उनसे आप पहले से परिचित होने चाहिए। इनफंडिबुलम क्या है, एम्पुला क्या है, फंडस क्या है या फिर सर्विक्स या गर्भाशय ग्रीवा क्या है। ओके, तो देखिए जो ह्यूमन फर्टिलाइजेशन है हमें पता है ह्यूमन कैसे होते हैं। दोनों मेल एंड फीमेल दोनों अलग अलग होते हैं। मेल गैमिट अलग होते हैं जिनको हम स्पर्म बोलते हैं, फीमेल गैमिट अलग होते हैं जिनको हम ओवा बोलते हैं। दोनों के मिलने से जो प्रोसेस होता है उसको फर्टिलाइजेशन बोलते हैं और इसकी वजह से एक स्ट्रक्चर बनती है जिसको जाइगोट बोलते हैं। जाइगोट में आगे डिवीजन होते हैं, उन डिवीजन से एम्ब्रियो फॉर्म होते हैं। ठीक है, तो देखिए इतना सारा प्रोसेस हुआ, लेकिन ये जो फर्टिलाइजेशन है ये कहाँ हो रहा था ये तो हमें पता है फीमेल बॉडी में हो रहा है, लेकिन फीमेल बॉडी में कोई तो साइट होगी कहाँ पर हो रहा है। तो उसके लिए चलते हैं इस डायग्राम की तरफ। ये एक डायग्राम दिया गया है जिसकी हम बात कर रहे हैं वो हमारे लिए सिर्फ ये है, ओवरी, फिम्ब्रीज एंड दिस ओविडक्ट, इसको हम बोलेंगे ओविडक्ट, फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, फैलोपियन ट्यूब यहाँ पर लिखा हुआ है, इसका दूसरा नाम है ओविडक्ट, यूटेराइन ट्यूब भी इसको बोला जाता है। अब इसका काम क्या है, देखिए जो ओवरी है, ओवरी में जो आपका जेनेसिस का प्रोसेस होता है पूरा होता है, यानी कि जो ओवा है उसके बनने का जो निर्माण होने का जो पूरा प्रोसेस है इस ओवरी में पूरा होगा। उसके बाद यहाँ से ये एग बाहर निकलना शुरू होगा। ठीक है, फैलोपियन ट्यूब में आएगा। अगर उस दौरान इसको यहाँ पर स्पर्म मिल जाते हैं तो जो ये साइट है एम्पुला, यहाँ पर जाकर फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। फर्टिलाइजेशन होने के बाद कुछ डिविजन्स होंगे, कुछ क्लीवेजेस होंगे एंड आफ्टर दैट यूट्रस में जाकर ये इम्प्लांट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसके चारों तरफ एमनियोटिक फ्लूइड इकट्ठा होना, प्लेसेंटा बनना, ये सारे प्रोसेस उसके बाद पूरे होंगे। अगर इन केस स्पर्म नहीं है, फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, देन ये ओवा जाएगा, रप्चर होगा, ग्राफियन फॉलिकल रिलीज होंगे एंड जो आपका ओव्यूलेशन का प्रोसेस है उसके थ्रू ये
बॉडी से बाहर चला जाएगा। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन पर वापस। पूछा गया था कि जो फर्टिलाइजेशन है वो कहाँ होता है, तो ये होता है एम्पुला पर। ओके राइट। तो क्वेश्चन नंबर ए का जो आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर सी। बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन ऑर्डर टू देयर अक्रेंस। या जो घटनाएं यहाँ पर दी गई हैं उनको क्रम में व्यवस्थित करना है। ये एबीसीडी यहाँ पर ऑप्शंस नहीं है, हमें बताना है कि किस सीरीज में ये ऑप्शंस आने वाले हैं। गेस्टेशन या गर्भधारण, इम्प्लांटेशन या प्रत्यारोपण, फर्टिलाइजेशन या निषेचन और पार्चुरेशन या प्रसव। हिंदी के नाम से हमें क्लियर हो जाता है, प्रसव मतलब कि ये सबसे लास्ट की सीरीज में सबसे लास्ट में आएगा। बट अगर मैं यहाँ पर सिर्फ पार्चुरेशन लिखती तो आप कंफ्यूज हो सकते थे। इसलिए जो भी हिंदी मीडियम से एग्जाम देने वाले हैं वो इस बात को ध्यान रखें कि इंग्लिश की टर्म्स को पढ़ने से कतराए ना, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में ऐसा होता है कि वो इंग्लिश के टर्म्स को ही हिंदी में लिख के दे देते हैं, प्रॉपर उसके लिए हिंदी वर्ड क्या है वो यूज नहीं किया जाता है। जैसे यहाँ पर इन्फेंटिबुलम या एम्पुला लिखा हुआ था, तो वो निश्चित है जाहिर तौर पर आपको एग्जाम में सेम का सेम लिखा हुआ मिल जाएगा। ठीक है, ओके। हाँ जी, तो जैसे पार्चुरेशन है इसको प्रसव बोला जाता है। अगर लैक्टेशन, लैक्टेशन एक टर्म होती है, इसका मतलब होता है फीडिंग करना, जो बेबी फीड करते हैं उसके लिए लैक्टेशन टर्म हम यूज करते हैं। राइट, ठीक है जी। गेस्टेशन गर्भधारण, इम्प्लांटेशन प्रत्यारोपण, फर्टिलाइजेशन निषेचन। अभी जब मैं यहाँ पर आपको ये टॉपिक समझा रही थी, मेल और फीमेल गैमेट मिलते हैं, स्पर्म और ओवा मिलते हैं, तो सबसे पहला जो प्रोसेस होता है दैट इज फर्टिलाइजेशन। ठीक है, जो कहाँ होता है, एम्पुला में होता है। उसके बाद कहाँ चली जाती है, ये जो आपका जाइगोट है, क्लीवेजेस होने के बाद, अलग अलग फेजेस में आने के बाद ये जाता है हमारा वोम्ब या फिर गर्भाशय में। यूट्रस टर्म भी इसी के लिए यूज की जाती है। और यहाँ पर जो प्रोसेस होता है दैट इज इम्प्लांटेशन या फिर प्रत्यारोपण। ठीक है जी, प्रत्यारोपण मतलब कि अब ये जाइगोट प्रत्यारोपित हो गया है, अब ये तैयार है एम्ब्रियो में डेवलप होने के लिए। ओके, तो सबसे पहले हमारा आया फर्टिलाइजेशन सी, उसके बाद हमारा आया बी इम्प्लांटेशन। अब इसके बाद बोला जाता है गर्भधारण हो गया है। ठीक है, इम्प्लांट होने के बाद बोलते हैं हम प्रोसेस ऑफ गेस्टेशन पूरा हो गया है, गर्भधारण की प्रक्रिया पूरी हो गई है। एंड लास्ट में आता है डी पार्चुरेशन। जब एक 9 महीने का पूरा टाइम पीरियड निकलने के बाद बेबी पूरा डेवलप हो जाता है, इस दुनिया में आने को तैयार होता है, तब जो टर्मिनोलॉजी हम यूज करते हैं दैट इज पार्चुरेशन या प्रसव प्रसव। तो CBAD ये होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑर्डर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर कोई भी आपका कमेंट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप डाल दीजिएगा। जो भी अगर किसी टॉपिक से रिलेटेड है तो आप उसको नीचे लिखिएगा। मैं एक वीडियो बनाऊंगी जब हमारी ये सीरीज खत्म हो गया बीच में कभी भी, जिसमें जिसके सारे डाउट्स हैं उन सबको सोल्व करने की मैं पूरी पूरी कोशिश करूंगी। ओके, तो बिल्कुल भी डाउट डालने से हिचकिचाए ना। कोई सजेशन हो कि मैम ऐसा पढ़ाइए ऐसा पढ़ाइए, तो भी आप नीचे कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, which is not the accessory duct in male reproductive system of human. Okay, मानव के नर जनन तंत्र में सहायक वाहिनी कौन सी नहीं है? वास एफ्रेंशिया, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स, एपिडाइडमिस या वास डिफरेंस। ठीक है, इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक पार्ट जिसको बोलते हैं हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। ठीक है, एक पूरा लेंथ में तो मैं नहीं पढ़ा पाऊंगी यहाँ पर आपको, क्योंकि ये सिर्फ डाउट सोल्व के लिए क्रैश कोर्स है। अगर आपको फुल पढ़ना है तो उसके लिए एक लंबी हमें तैयारी करनी पड़ती है, बट एक ओवरव्यू मैं देने की भरसक कोशिश करूंगी आपको। मैं बात कर रही हूँ आपसे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है दो पार्ट्स का बना हुआ होता है। प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जिसमें आते हैं एंड दूसरे आते हैं एसेसरी। प्राइमरी मतलब जो डायरेक्ट उसमें पार्ट लेंगे, एसेसरी जो इन प्राइमरी की हेल्प करेंगे। प्राथमिक और द्वितीयक हिंदी में इनको बोला जाता है। ठीक है, अब प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, इसमें आ जाती हैं मेल्स में टेस्टिस। एंड एसेसरी जो ऑर्गन्स आते हैं उसमें आता है पेनिस, डक्ट्स एंड कुछ ग्लैंड्स। ठीक है, टेस्टिस के बारे में बात कर लेते हैं कुछ कॉमन क्वेश्चंस की। पहला तो एक्स्ट्रा एब्डोमिनल होती है, मतलब कि शरीर से बाहर स्थित होती है, फर्स्ट पॉइंट। दूसरा, शरीर से बाहर जो स्थित होती है उस ऑर्गन का क्या नाम होता है या उस स्ट्रक्चर का क्या नाम होता है? तो उसका नाम होता है स्कोरेटम। ओके,
थर्ड मेन बात इसमें, जो स्कॉर्टम का टेम्परेचर होता है वो हमेशा बॉडी टेम्परेचर से 2 से 5 डिग्री सेल्सियस तक कम होता है। ये बात याद रखिएगा, कई बार ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है और आएगा भी, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं हमारे एग्जाम में जो पुराने क्वेश्चंस को उठाकर रिपीट कर दिए जाते हैं, तो याद रखिएगा। फर्स्ट, टेस्टिस प्राइमरी ऑर्गन्स होती हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होती हैं, स्कॉर्टम में रहती है, और स्कॉर्टम एक्स्ट्रा एब्डोमिनल है, बॉडी से बाहर है, और जो टेम्परेचर है स्कॉर्टम का हमेशा 2 से 5 डिग्री सेल्सियस तक कम होता है अपना जो बॉडी टेम्परेचर है उसकी। ठीक है, इसके बाद अगर मैं आपसे बात करूं, जो एक टेस्टी है, जो सपोज दिस इज ए टेस्टी, इसके अंदर कुछ कंपार्टमेंट होते हैं। एक तरह से, इस तरह से जस्ट समझाने के लिए मैं बता देती हूँ, इसके अंदर कुछ कंपार्टमेंट्स होते हैं जिनकी संख्या होती है लगभग 250। ठीक है, हर कंपार्टमेंट के अंदर 1 से 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं, इस तरह से। ठीक है, ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स वो स्ट्रक्चर हैं जहां पर आपके स्पर्म्स बनते हैं। राइट, क्या बनते हैं यहाँ पर? स्पर्म्स बनते हैं। तो ये टेस्टी का एक पार्ट है, और इसके अलावा सेमनीफेरस ट्यूब्यूल टेस्टिस का एक पार्ट है, और इसके अलावा जो वास फ्रेंशिया है, एपिडाइडमिस है, एंड वास डिफरेंस है, ये हेल्पिंग डक्ट है या फिर एसेसरी डक्ट्स है। राइट, तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स इसका आंसर होगा। ये हेल्पिंग कोई भी मैं कह सकती हूँ हेल्पिंग डक्ट या एसेसरी डक्ट नहीं है। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स टेस्टिस का एक पार्ट होती हैं जिसके अंदर आपके स्पर्म फॉर्मेशन होता है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट द हार्ट बीट बिगिंस एट द एंड ऑफ, भ्रूण के विकास के दौरान हृदय की धड़कन के अंत में शुरू होती है, मतलब कौन से महीने के अंत में शुरू होती है? देखिए, क्वेश्चन तो सिंपल है बिल्कुल। सबसे पहले जस्ट ए सेकेंड, मैं कुछ आपको हर एक जो डेवलपमेंट है हर महीने का उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर नोट करा दूंगी। ठीक है, तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जब शुरू होता है तो हार्ट बीट एक ऐसी चीज होती है जो सबसे शुरू में बन जाती है, क्योंकि अगर कोई भी एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है, कोई भी जीव इस दुनिया में आ रहा है, तो हार्ट बीट होना बहुत जरूरी है। हार्ट बीट से ही तो बोलते हैं कि जीव आत्मा है, उसमें जीवन है, उस तरह से। तो सबसे पहले मतलब कि फर्स्ट मंथ में ये डेवलप हो जाती हैं। ठीक है, ट्राइमेस्टर क्या होता है या तिमाही क्या होती है? 3 महीने के एक समय को हम बोलते हैं ट्राइमेस्टर या तिमाही। पूरा जो एक प्रोसेस होता है, ड्यूरेशन होती है 9 मंथ्स की, 9 मंथ्स की, इसमें 3 ट्राइमेस्टर्स होते हैं। 1, 2, 3 जो मंथ होते हैं उसको बोलते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर। 4, 5, 6 जो होते हैं उसको बोलते हैं हम सेकेंड ट्राइमेस्टर। 7, 8, 9 जो होते हैं उसको हम बोलते हैं थर्ड ट्राइमेस्टर। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट मंथ में ही हार्ट बीट होनी शुरू हो जाती है। इसके अलावा कौन कौन से फर्स्ट ट्राइमेस्टर में इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं वो क्या क्या होती हैं? आपकी एंडोक्राइन ग्लैंड्स बन जाती हैं, जैसे कि थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस। ठीक है, लिम्स और लिम्स में डिजिट्स बननी शुरू हो जाती हैं। ओके, एक्सटर्नल जेनिटेलिया बन जाते हैं। ओके, और इसके अलावा हम बात बता ही चुकी हूँ मैं आपको, फर्स्ट मंथ में आपका हार्ट डेवलप होना शुरू हो जाता है, हार्ट धड़कना शुरू हो जाता है। सेकेंड ट्राइमेस्टर में क्या होता है? 5th मंथ के दौरान जो है फीटस में मूवमेंट होनी स्टार्ट हो जाती है, हेड पे हेयर अपीयर होने लगते हैं। ओके, एंड थर्ड ट्राइमेस्टर में ग्रोथ होती है, फास्ट ग्रोथ होती है, जितनी भी डेवलपमेंट होगी वो थर्ड ट्राइमेस्टर में होगी। तो यहाँ पर हमारी मेन पॉइंट है ग्रोथ है। फर्स्ट में हार्ट बीट शुरू हुई है जो कि फर्स्ट मंथ में डेवलप हो गई हैं। इसके अलावा एंडोक्राइन ग्लैंड्स डेवलप हो गई हैं, लिम्स बनने शुरू हो गए हैं। ओके, 4th, 5th, 6th में क्या हुआ? हेयर्स आने शुरू हो गए हैं, मूवमेंट स्टार्ट हो गई है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, पैटर्न ऑफ क्लीवेज इन फ्रॉग्स एग इज holoblastic and BLA. Okay, holoblastic and unequal, holoblastic and equal, all of the above. मेंढक के अंडे में दरार का पैटर्न कौन सा होता है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, तो क्लीवेजेस क्या होते हैं? पहले तो अगर हम बता रहे हैं पैटर्न ऑफ क्लीवेज या ये होगा, तो हमको सबसे पहले पता होना चाहिए
कि क्लीवेजेस क्या होते हैं। ठीक है, जब ह्यूमन जाइगोट डेवलप हो जाता है तो उसमें कुछ डिविजन्स होते हैं लगातार, कभी एक डिवीजन इस तरह से। तो जो वो डिविजन्स को ही हम जो टर्म बोलते हैं एक के बाद एक, उन्हीं को हम क्लीवेजेस बोलते हैं। ठीक है, इट इज ए सीरीज ऑफ माइटोटिक डिविजन्स। सोमेटिक सेल्स हैं, उनमें माइटोसिस होता है, समझिए ये बात है, राइट। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा गया है हमसे फ्रॉग एग में कौन सा क्लीवेज होता है, पैटर्न ऑफ क्लीवेज होता है। आप एम करती जो ऐप है ना उसको जरूर इंस्टॉल कर लीजिए, क्योंकि मैं कुछ इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स हैं उनको पीडीएफ में उस ऐप पे डालने की पूरा कोशिश नहीं करूंगी, ऐप पर डालूंगी। एम करती ऐप प्ले स्टोर में जाइए, इंस्टॉल कीजिए, वहां से पीडीएफ उठाना। तो अभी मैं इसलिए बोल रही हूँ आपसे क्योंकि टाइप्स ऑफ एग कौन से होते हैं और क्लीवेज कौन से होते हैं, इसका एक आपको पीडीएफ वहां देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं बता देती हूँ आपको, जो फ्रॉग एग होते हैं वो मीजोलेसिथल टाइप के होते हैं। अब मीजोलेसिथल क्या है, हिंदी वाले बच्चे हिंदी में पढ़ें, इंग्लिश वाले इंग्लिश में पढ़ें, नीचे कमेंट सेक्शन है उसमें जाकर लिखें। और जो मीजोलेसिथल आपके एग्स होते हैं उनमें अनइक्वल होलोप्लास्टिक क्लीवेज होता है, अनइक्वल होलोप्लास्टिक क्लीवेज, राइट। तो हम जाएंगे यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, होलोब्लास्टिक और असमान या होलोब्लास्टिक अनइक्वल, राइट। क्वेश्चन नंबर 6, आफ्टर विच सेल डिवीजन स्पर्मेटोगोनिया आर फॉर्म्ड। कौन से कोशिका विभाजन के बाद शुक्राणुजन बनते हैं? मियोसिस 1, मियोसिस 2, माइटोसिस ए। ठीक है, मतलब कि फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स को हम बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। सीधी सी बात, स्पर्म का बनना का जो प्रोसेस होता है उसको शुक्राणु जनन बोला जाता है। स्पर्मेटोजेनेसिस को हिंदी में बोलते हैं हम शुक्राणु जनन। 4 हमारे स्पर्मेटोजोआ बनते हैं या स्पर्म्स बनते हैं, डेवलप होकर स्पर्म बना लेते हैं फूल में। ओके, प्रोसेस शुरू होता है स्पर्मेटोगोनिया से, ठीक है, जिसका नंबर है 2n। बाद में माइटोटिक डिवीजन होगा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनेंगे, फिर मियोसिस होंगे, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनेंगे, फिर स्पर्मेटिड बन जाएंगे और स्पर्मेटिड स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब हमसे जो क्वेश्चन पूछा गया है, दिस इज रिगार्डिंग स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया बनने में कौन सा आपका डिवीजन होता है? तो देखिए मैंने अभी बताया था अभी पहले क्वेश्चन में ही आपको कि मियोसिस जो होता है ह्यूमन बॉडी में वो सिर्फ मियोसिस, जिसको हम बोलते हैं अर्धसूत्री विभाजन, तब होता है जब हमें किसी भी सेल में क्रोमोसोम नंबर हाफ करना होता है, एन करना होता है। तो जाहिर सी बात है जर्म सेल है, जर्म सेल, ठीक है, उनमें आपका अर्धसूत्री विभाजन या फिर मियोसिस होता है, क्योंकि स्पर्म में एन नंबर होता है और आपके ओवा में एन नंबर होता है, तो ओके। इसके अलावा सब जगह आपको माइटोसिस देखने के लिए मिलेगा। आंख बंद करके बिल्कुल माइटोसिस कहीं भी आप चेप दीजिएगा, माइटोसिस या समसूत्री विभाजन, ठीक है। तो अब ये जो बनेगी स्पर्मेटोगोनिया जो बनते हैं वो माइटोसिस के बाद बनते हैं, ओके, समसूत्री के बाद बनते हैं। इसके बाद मियोसिस होता है जिसमें स्पर्म फॉर्मेशन होता है, राइट। क्वेश्चन नंबर 7, polar bodies produced during the formation of primary oocyte, secondary oocyte, spermatid and spermatocyte। ध्रुवीय पिंड का निर्माण किसके निर्माण के दौरान होता है? प्राथमिक डिंबाणुजन कोशिका, माध्यमिक डिंबाणुजन कोशिका, शुक्राणु और शुक्राणु कोशिका, राइट। 2 क्वेश्चन हम यहाँ से सीधे सीधे एलिमिनेट कर देंगे, शुक्राणु और शुक्राणु कोशिका, क्योंकि अभी अभी हमने पूरा स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस देखा था। यहाँ पर कहीं भी हमने नहीं देखा कि पोलर बॉडीज बन रही है, यानी कि पोलर बॉडीज मेल्स में नहीं बनती, फीमेल्स में बनती है, फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। अब कब बनती है? नेक्स्ट पेज, दिस इज प्रोसेस ऑफ oogenesis।
अंडाणु जनन हिंदी में। प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ओवा या एग इज नोन एज oogenesis। अंडा बनने की जो प्रक्रिया है फीमेल्स में उसको अंडाणु जनन बोला जाता है। एक इंटरेस्टिंग सा फैक्ट है, आप लोगों ने सुना भी होगा कि 35 की एज के बाद अमूमन जो फीमेल्स हैं उनको प्रेगनेंसी में दिक्कत होती है। इसका रीजन क्या है? और दूसरी चीज आपने सुनी होगी कि जो मेल्स की एज है उसका आपकी फर्टिलाइजेशन पर इफेक्ट नहीं होता है, फीमेल्स में होता है। या महिलाओं की अगर एज ज्यादा है तो उनको गर्भधारण करने में दिक्कत हो सकती है। इसका रीजन क्या है? देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग सा फैक्ट है। जितनी भी उगोनिया होती है ना, उगोनिया वो स्ट्रक्चर है जो आगे जाकर ओवम का निर्माण करती है। वो एक महिला में तब डेवलप हो जाती है जब वो एक फीटस होती है, जब वो एक एम्ब्रियो होती है, फीटस होती है। उस दौरान उसके जीवन में जितने भी उगोनिया आएंगे, जितने भी ओवा रिलीज करेगी, सब बन चुके होंगे। अब जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है उसी प्रकार जो उगोनिया है आपके, उनमें कुछ कुछ डिफ्रेंसिएशन आने लगती है, उनकी स्ट्रक्चर चेंज होने लगती है। इसलिए हमेशा फीमेल्स की एज डिपेंड करती है। उगोनिया में प्राइमरी ओसाइट बने माइटोसिस के बाद। एक प्राइमरी ओसाइट को हमने लिया, फर्स्ट म्योटिक डिवीजन हुआ और उससे क्या बना? सेकेंडरी ओसाइट बनी एंड फर्स्ट पोलर बॉडी बनी। अब सेकेंडरी ओसाइट में जब आगे चलकर फिर से सेकेंड डिवीजन होगा, आपका म्योसिस सेकेंड होगा, एक ओवा बनेगा और एक पोलर बॉडी बनेगी और यहाँ पर दो पोलर बॉडीज बन जाएंगी। तो जब हमारा सेकेंडरी ओसाइट बनता है, वी कैन से जब प्राइमरी ओसाइट आगे अपना फर्स्ट डिवीजन में जाता है तब जाकर उसमें सेकेंड, हाँ जी, तो जब हमारी सेकेंड ओसाइट बनती है प्राइमरी ओसाइट से, उस दौरान मतलब कि हमारी पोलर बॉडीज बननी प्रोड्यूस होनी शुरू होती है। तो हम जाएंगे ऑप्शन नंबर बी के साथ, सेकेंडरी ओसाइट या माध्यमिक डिंबाणु जनन कोशिका। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रोजेस्टेरोन इज सिक्रेटेड बाय। प्रोजेस्टेरोन एक हार्मोन है, ठीक है। कॉर्पस ल्यूटियम, यूट्रस, प्लेसेंटा, ग्रेफिन फॉलिकल। आज इन 10 क्विज में से ही एक क्वेश्चन आपके लिए नीचे कमेंट बॉक्स है, उसमें डालिए। नेक्स्ट जो वीडियो मैं बनाऊंगी उसमें फर्स्ट में शुरुआत में इस क्वेश्चन का मैं आपको आंसर बताऊंगी। लेट्स सी कि कितने बच्चे अटेम्प्ट करते हैं और कितने इसका सही आंसर दे पाते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 9th क्वेश्चन, आज के इस क्वेश्चन का डे 3 जो हम सीरीज कर रहे हैं, अपनी क्रैश कोर्स कर रहे हैं यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए। The process in which the tail of tadpole larva disappears and changes into a frog is known as morphogenesis, neoteny, pedogenesis and metamorphosis। जिस प्रक्रिया में टेडपोल लार्वा की पूंछ गायब हो जाती है, मेंढक में बदल जाता है, उसे क्या कहते हैं? मॉर्फोजेनेसिस, न्यूटेनी, पेडोजेनेसिस, कायापलट या कायांतरण। इट्स अ प्रोसेस ऑफ मेटामॉर्फोजेनेसिस। ठीक है, सीधी सी बात है, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं इस क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 10, बार्थोलिन्स ग्लैंड इज फाउंड इन। बार्थोलिन ग्लैंड जो है पेनिस, स्टमक, लीवर, वजाइना, रिंग, पेट, यकृत, योनि कहाँ पाई जाती है? ये होती है योनि में या फिर वजाइना में। ठीक है, इंटरकोर्स के दौरान जो एक तरह से मैं क्या वर्ड यूज कर सकती हूँ, ये हेल्पफुल होती हैं जो स्पर्म्स के लिए। हाँ जी, एक स्पर्म्स के लिए एक रास्ता या एक मीडियम ये तैयार करती हैं ताकि जो वजाइना के थ्रू स्पर्म आराम से तैर कर कहाँ जा पाए, क्योंकि स्पर्म स्विम करते हैं, हमें पता है ना, टेल होती है स्विम करने के लिए इस तरह से। तो उनके लिए एक माध्यम की, एक मीडियम की जरूरत होगी। तो वो बर्थोलिन जो ग्लैंड्स हैं उन्हीं का जो सिक्रीशन होता है एज ए मीडियम काम करती हैं ताकि जो स्पर्म है वो आसानी से तैर कर कहाँ पहुंच पाए? ओवा के पास पहुंचकर उसको फर्टिलाइज कर पाए। राइट, तो दीज आर प्रेजेंटेड वजाइना, ऑप्शन नंबर डी। ये थे आज के हमारे क्वेश्चन 10 जो हमने कंप्लीट किए हैं। क्वेश्चन आज आप ही को क्विज के रूप में दे दिया गया है। नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर लिखिए। लेट्स सी कि कितने लोग इसको अटेम्प्ट करते हैं क्वेश्चन को। कल भी मैंने बताया था कि जो भी हम टॉपिक पढ़ें उसको आप यहाँ से पढ़ने के बाद अपनी बुक उठाइए, नेट का यूज कीजिए, कैसे भी उस टॉपिक को पूरा पढ़िए और नोट्स के रूप में मिलिए। कल मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, डे 4 के वीडियो में पढ़ेंगे एक नेक्स्ट टॉपिक को। तब तक आप पढ़ते रहिए। थैंक यू।